स्वर्णिम कालीन इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है और यही वजह रही है कि पूरी दुनिया यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों का लोहा भी मानती है। आज बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है धार जिले के कुक्षी में, जहां पर बाघ की गुफाएं हैं। आखिर क्या है इन बाघ की गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व और किस तरीके से ये धरोहर ऐतिहासिक काल की गवाह भी बनी हुई है, तो चलिए मेरे साथ इस खास सफर में। धार की कुक्षी तहसील में विंध्य पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों के बीच मौजूद ये बौद्ध गुफाएं भारत में बौद्धकालीन इतिहास की पहचान भी कराती हैं। इतिहासकारों की माने तो इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा। बंसल न्यूज की टीम जब यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए पहुंची तो रोचक जानकारियां हाथ लगी। हमारी टीम के साथ राजेंद्र प्रसाद कटारे भी मौजूद रहे, जो 1986 में इन गुफाओं को संरक्षित करने वाली टीम का हिस्सा थे। धार जिले में स्थित कुक्षी में बनी इन बौद्ध गुफाओं का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। मेरे पीछे जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है और ऐसा माना जाता है कि 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में कहीं न कहीं इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। आखिर किस तरीके से इन गुफाओं के पीछे इतिहास जो है वो है और इसके साथ साथ में किस तरीके की विशेषताएं हैं। हमारे साथ में लगातार राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो इतिहासकार हैं। राजेंद्र जी, पीछे जो आप ये दृश्य हमें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, इसकी विशेषता आप सीधे तौर पर बताइए किस तरीके से रही है। ये पहले यहाँ घना जंगल रहा। ये नदी जो बाघिनी नदी में बोलते इसको, ये भी शुरू में बताते कि इतनी चौड़ा नदी नहीं थे, छोटा नाला, बहुत झाड़ियाँ थी। तो शुरू में स्टेट टाइम जीवाजीराव सिंधिया ने इन गुफाओं को, उनको जानकारी मिली होगी तो उन्होंने ये काम ठेके में दिया गया था। तो मोतीराम कटारे ठेकेदारी करते थे, तो उन्होंने वहाँ से भेजा था ग्वालियर से। उन्होंने यहाँ साइड देख के फिर उन्होंने काम शुरू करा। तो स्टेट टाइम में उनके हाथ का ये पत्थर का रिपेयरिंग काम पूरी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक पूरा अंदर जो उस समय टूटा भाग होगा गुफा में, तो उसका रिपेयरिंग वर्क पत्थर का बना हुआ वो आज भी मौजूद है। कितनी गुफाएं फिलहाल आप मौजूद है? आप कह रहे हैं कि पीछे से वहां से लेकर, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये तस्वीरें पीछे दिखाएं, और कहा जाता है कि गुफाएं वहां से शुरू हुई है, उसके बाद में सीधे यहाँ पर 9 गुफाएं हैं। जी जी, इस बीच में पहाड़ी में गुफाएं हैं, 2-3 गुफाएं रहे, लेकिन हम शुरू से देखे रहे सामने का भाग गिरने से दबी हुई है, तो इसको निकाला नहीं गया। अगर इसको आज भी सामने का भाग अगर निकाला जाए मटेरियल, तो अंदर गुफा है पर निकल। कितनी गुफाएं की संख्या कितनी? करीब 10-12 गुफा रही होगी टोटली। अभी फिलहाल कितनी गुफाएं जो हैं वो अभी मौजूद में तो 4-5-6 गुफाएं हैं, 2 ओपन देखने लायक। 3 के बगल में 4 नंबर थी, ये भी खंडर, ये भी टूट गई, बहुत पहले टूट गई है ये गुफा, इसलिए इसका नाम आगे 4 नंबर जोड़ दिया। और 5 नंबर 6 नंबर कंबाइंड में है, फिर 7 और 8 कंबाइंड में थी, लेकिन 8 नंबर का पहाड़ी ख़त्म होने से 8 नंबर पहले से दबा हुआ टूटा भाग है। 7 नंबर तक ओपन है, 7 नंबर तक अपन घूम फिर सकते हैं। और वहाँ तक अभी डिपार्टमेंट ने उसको बचाने के लिए, जब से पुरातत्व लिया, पहले स्टेट टाइम ने संभाला इसको, उसके बाद ये पुरातत्व विभाग इसको संभालता आ रहा कंटिन्यू, जब से इनके अधीन है, तब से समय समय पर इसका काम धाम इसको बचाने का प्रयास चला जा रहा है। हमारी टीम जैसे जैसे गुफाओं के नजदीक पहुंची तो कई रोचक तथ्य भी जानने को मिले। इतिहासकारों की माने तो बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पर्वत को काटकर 9 गुफाओं का निर्माण किया था, लेकिन अब 5 गुफाएं ही सुरक्षित बची हुई हैं। पहली गुफा को बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान का केंद्र भी कहा जाता है, जहां आज भी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं और प्राचीन कालीन स्तूप भी मौजूद हैं। इसे पांडव गुफा के नाम से भी पहचाना जाता है। प्राचीन कालीन बौद्ध गुफाएं वास्तुकला का भी एक बेहतरीन नमूना है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पूरी गुफाओं को एक पहाड़ को काट के बनाया गया है। जी हाँ, तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है बौद्ध स्तूप। जी हाँ, आप अगर बात करें तो इस तरीके के स्तूप खास तौर पर अजंता एलोरा में भी नजर आते हैं, और जहां जहां
बौद्ध भिक्षुओं की इस तरीके का इतिहास नजर आता है, वहां पर भी इस तरीके के स्पूत खास तौर पर नजर आते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो इस वक्त हम जिस गुफा में मौजूद है वहां पर ये गुफा नंबर 2 है और इस गुफा में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं और उसके साथ साथ में अलग अलग कलाकृतियां भी नजर आती है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे साथ में, इतिहासकार, उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, किस तरीके से ये बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा? कहा जाता है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु उपासना भी करते थे और यहाँ पर अध्ययन भी ग्रहण करते थे। हाँ, तो इसीलिए उनके आउट साइड जो रूम बने हैं वो उनके अध्ययन के लिए बनाए गए, ऐसे मालूम हमें जानकारी है, शुरू से हम जान रहे हैं। यहाँ पे ये मूर्तियों की क्या विशेषता है खास तौर पर? ये इन मूर्तियों की विशेषता ये है कि ये इसी पत्थर में तराश के बनाई हुई है और जो बीच बीच में बड़ी मूर्तियाँ करीब 8 फीट की हैं, 9 फीट की हैं और आइट साइड इनके शिष्य बताते हैं जो सेवक लोग हैं, और ये बीच की मूर्तियाँ ये बौद्ध सती हैं और आइट साइड जो है इनके सेवक हैं। ये सामने ये बौद्ध स्तूपा है। ये सारे मूर्तियाँ भी इसी चट्टान में तराश के बनाई है। जो बौद्ध स्तूप सामने देख रहे हैं ये भी इसी में तराश के बनाया हुआ है और ये पहाड़ी का भाग बाहर से लेके ये अंदर यहाँ तक करीब 150 फुट गहरी है। वहाँ बाहर से लेके ये स्तूप तक करीब 150 फुट गहरी है। ये सब तराश के बनाया है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, चट्टान काट के एक इसी में रूम आइट साइड ये पिलर भी, ये मूर्तियाँ भी और ये बौद्ध स्तूप भी इसी एक चट्टान को ही तराश के बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, लोग ये भी कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि ये पांडव गुफा भी थी और पांडव भी यहाँ पर निवास कर चुके हैं। हाँ, कोई ऐसा बताते हैं कि यहाँ पांडव लोग भी रहे, किसी समय काल में रहे भी होंगे, लेकिन उनका कुछ वो तो इधर आना जाना, उनका नदी है सामने, पानी का सब सुविधा थी, तो कुछ समय पहले रहे भी बताते इधर। इसलिए यहाँ इधर सामने ये गुफाओं से सामने बाग विलेज है, बीच में 2 किलोमीटर चल के एक पहाड़ी है, यहाँ इमली के झाड़ बहुत थे पहले बताते। तो इधर वो आंवली पिपली खेलते थे, भीम कोई भी है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्तियाँ जो है वो पांडवों की हैं, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा हाँ, पर इस क्षेत्र में क्या विशेषता है मूर्ति की? इसमें कुछ लेख नहीं है इस हिसाब से। अब आदिवासी लोग तो इनको भीम, बड़ी बड़ी मूर्ति होने के नाते से ये भीम, अर्जुन, नकुल ऐसा मानते हैं। तस्वीरों में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो किस तरीके से यहाँ पर जो कक्ष बनाए गए हैं, वो कमरे भी हैं आगे, वो भी हम आपको तस्वीरों में आगे बताते जाएंगे किस तरीके से ये आवासीय कक्ष 5वीं और 7वीं शताब्दी में बनाए गए थे। हालांकि अगर बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आप नक्काशी देख रहे हैं, जो स्तंभ देख रहे हैं, वो जो है वो बाद में, यानी कि इन गुफाओं के अस्तित्व में आने के बाद में तमाम जो राजा महाराजा रहे ग्वालियर स्टेट से जुड़े हुए, उन्होंने इन गुफाओं को सहेजने के लिए कहा जा सकता है कि इन स्तंभों का निर्माण करवाया, जिससे भारत की जो संस्कृति है वो इसी तरीके से बची रहे। और ये आप इस तरफ अगर हम लोग कैमरामैन से दरख्वास्त करूं आगे, हालांकि अंधेरा बहुत है गुफाओं में, लेकिन आप देखें तो ये जो है सामने दृश्य, वो कहा जा सकता है कि आवासीय कक्ष है। और इतिहासकारों की माने तो यहीं पर इन्हीं कक्ष में शिक्षा ग्रहण करते थे बौद्ध भिक्षु, उनकी उपासना का बड़ा केंद्र था और दैनिक दिनचर्या यही इन्हीं गुफाओं से कहीं ना कहीं वे बौद्ध जो है वो दीक्षा भी ग्रहण करते थे और गौतम बुद्ध के जो है वो सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए यहीं से दीक्षा भी ग्रहण की जाती थी। तो ये कुल मिलाकर ये आप नमूना भी देख सकते हैं वास्तुकला का, किस तरीके से सिर्फ एक ही पहाड़ को तराश कर ये बेहतरीन कलाकृतियां उस दौर में बनाई गई है और उस दौर की इंजीनियरिंग को भी हम लोग कहें तो वाकई में काबिले तारीफ थी। कहा जाता है कि धार जिला ग्वालियर स्टेट का भी हिस्सा रहा है। ऐसे में इन गुफाओं को संरक्षित करने का काम ग्वालियर स्टेट के महाराजाओं ने भी किया था। यहाँ की एक गुफा को हाथी खाना भी कहा जाता है। बौद्ध गुफाओं के बारे में जब हम जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो कई दिलचस्प जानकारियाँ हाथ लग रही है। मेरे पीछे ठीक जिस गुफा को आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है गुफा नंबर 3 और साफ तौर पर ये जो बौद्ध गुफाएं हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो इतिहास में ग्वालियर स्टेट का भी हिस्सा रहा है। ऐसे में जो सिंधिया घराना रहा है, राजघराना, उसने भी इसे सहेजने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। और इसे क्या कहा जाता है ये भी राजेंद्र प्रसाद जी बताएंगे। राजेंद्र जी, इससे क्या कहा जाता है, इस गुफा को क्या नाम दिया गया है? हाथी खाना बोलते हैं। पहले इसमें हाथी बांधते थे, ऐसा जानकारी हमें मिली थी।
कि पुराने बात करते थे कि ये 2 नंबर गुफा मूर्ति वाली है, ये 3 नंबर गुफा हाथी बांधते थे और 4 नंबर गुफा रंगमहल के नाम से जानी जाती थी, ऐसा बताते थे ये। हाँ, और इसको ये पहले टूट गई तो सिंधिया जी के समय में इसको बचाया। ये सारा काम जो है पत्थर का, ये रिपेयरिंग सब स्टेट टाइम में सिंधिया जी के समय का काम। ये हाथी खाने का भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें दर्शकों को किस तरीके से ये गुफा है, और गुफा नंबर 3 जहां पर भी बौद्ध जो है वो संस्कृति के कलाकृतियां देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ में वास्तुकला का एक बेहतर उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब ये कहीं न कहीं यहाँ पर समय के साथ साथ में ये गुफाएं कहा जा सकता है कि जब क्षतिग्रस्त होने लगी तो इन्हें सहेजने के लिए भी यहाँ पर कोशिशें की गई। अजंता और एलोरा की गुफाओं की तर्ज पर बनी बाघ की गुफाओं की चित्रकारी मनुष्य को हैरत में डाल देती है। ये गुफाएं करीब 1600 साल पहले भगवान बुद्ध की दिव्य वाणी प्रतिपादित करने के लिए बनाई गई थी। इस गुफा को रंग महल भी कहा जाता है। इस वक्त हम गुफा नंबर 5 और 6 में मौजूद है, जो बौद्ध भिक्षुओं का सभागृह भी कहा जाता है। इतिहासकारों की माने तो इसी सभागृह में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी जो है वो साफ तौर पर सभा में शामिल होते थे और यहीं से दैनिक दिनचर्या उनकी शुरू होती थी। और ख़ास बात यह है कि इस गुफा में कमरे मौजूद नहीं है, एक सभा स्थल है, और इसी सभा स्थल में बौद्ध भिक्षु अपनी दीक्षा भी ग्रहण करते थे, और जो रोजाना की सुबह की प्रार्थना होती थी वो भी यहाँ पर की जाती थी। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र जी, क्या महत्व है सभागृह का? इसका ये 5 और 6 कंबाइन में है ये गुफा। ये बौद्ध भिक्षु यहाँ प्रार्थना वगैरह जो वो अपना बौद्ध उच्चारण वगैरह यहाँ इस जगह पे ये किया करते थे, ऐसा माना गया है। और ये इसको भोजन कक्ष भी 6 नंबर में कुछ रसोई टाइप का भी रहा। ये कमरे जो हैं इनको बताते हैं कि यहाँ रसोई भोजन वगैरह भी, भोजन भी होता था, या प्रार्थना भी होती थी, मंत्र उच्चारण भी वैसा माना गया। इसमें कमरे नहीं, इन 5 नंबर में कमरे नहीं है। 6 नंबर में 3-4 कमरे हैं, वो रसोई के, यहाँ भोजनशाला स्टोर के हिसाब से वो कमरे बने हुए हैं। समयकाल के साथ ही ये गुफाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इसे सहेजने की कोशिश भी कर रही है। बौद्ध गुफाओं से चित्रकलाओं को निकालकर पास के संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ ताम्रपत्र पर ब्राह्मी लिपि में अंकित लेख भी मौजूद हैं। बौद्ध गुफाओं में मौजूद म्यूजियम में बौद्ध कालीन दौर की अलग अलग कलाकृतियां भी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, ये वो नायाब कलाकृतियां हैं जो बताती है कि 7वीं शताब्दी में किस तरीके से इन कलाकृतियों का निर्माण गुफाओं में किया गया, और 80 के दशक में इन कलाकृतियों को उन गुफाओं से निकालकर इस म्यूजियम में सहेजा गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो कलाकृति उन्हीं गुफाओं से निकालकर यहाँ पर लाई गई है। ये दरअसल जिस तरीके का यहाँ पर जिक्र है कि केवड़ा और कमलाकार पुष्प की आकृति साफ तौर पर आप इस कलाकृति में देख सकते हैं, जो बौद्ध कालीन इतिहास की गवाह है। आप अगर आगे तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर अलग अलग के स्वरूप, अलग अलग तरीके के स्वरूप हैं, अलग अलग कलाकृतियां हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से 6ठी और 7वीं शताब्दी में इन कलाकृतियों का निर्माण किया गया था। वाकई में ये धरोहर काफ़ी नायाब है, और इन धरोहरों को देखने के बाद में वो ये भी कहा जा सकता है कि वास्तव में भारत की का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्धशाली रहा है, और ये कलाकृतियाँ बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बौद्ध कालीन दौर रहा है, युग रहा है, उसमें किस तरीके से ना सिर्फ जो है वो दीक्षा ली जाती थी, बल्कि जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, अनुयायी होते थे, वे कला और संस्कृति जगत से भी सीधे तौर पर ताल्लुक़ रखते थे। इन पेंटिंगों के पीछे का इतिहास क्या है, कलाकृतियों के पीछे की जो है वो इतिहासकार आखिर क्या मानते हैं, वो हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी से जानेंगे, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सफ़र में। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो इन कलाकृतियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या महत्व है इनका? का महत्व ये है सर कि ये अंदर गुफा जो बनाई गई है, उस गुफा बनाने के साथ साथ ये वहाँ पे पेंटिंग ये तैयार की, ये उसी समय की, और ये उस समय के वनस्पति, पेड़ पौधे, फूल पत्ती का कलर की बनी हुई पेंटिंग, इसकी इसलिए विशेषता ज़्यादा है। गुफाओं में थी ये मूल रूप पे,
लेकिन वहाँ पे सीपेज कुछ सालों से सीपेज आने लगा, कुछ क्षरण होने लगा और ये पेंटिंग कुछ ख़राब होने लगी। तो विभाग काफ़ी प्रयत्नशील उसमें वहाँ उसको बचाने के लिए, पहाड़ में सीमेंट पानी आने लगा तो उसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ये पेंटिंग दिनों दिन ख़राब होने लगी, तो विभाग ने सोचा कि अब किसी तरीके से भी इसको बचाना है। फिर वैज्ञानिक तरीके से पुरातत्व विभाग ने फिर ये प्रयत्न किया कि इसको कुछ काट पीस करके पेंटिंग प्लास्टर के साथ इसको गुफाओं से डिस्प्ले किया गया है। वहाँ से निकाल के फिर इधर ला के इसको यहाँ पे संग्रहालय में तैयार करके इसमें लगाई गई हैं। कितने दिनों की मेहनत थी, क्योंकि उस टीम में हमने सुना है कि आप भी शामिल? जी, मैं भी इसमें हम काम करते थे, तो हम साथ में हम लोग अफसरों की टीम में हम लोग काम करते हुए आपको इधर प्रोसेस बताता हूँ अभी आपको। ये पेंटिंग जो है कितनी है, किस संख्या में है, और इसमें कौन कौन सी कलाकृतियाँ हैं? हमने देखा कि इसमें बौद्ध की कलाकृति है, फूल है, इसके साथ साथ में कुछ फूल पक्षी है, ये कुछ फिगर थे जैसे ये दिख रहा नहीं, ये इस तरीके से ऊपर पूरा रहा ये जो, तो क्षरण के साथ साथ ये खराब होने लगे, इसीलिए इनको निकाली गई वहाँ से। अगर नहीं निकालते तो ये खराब हो जाती अधिक, इसलिए विभाग ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इसको बचा लिए, निकाल के यहाँ लगा ली है, तो यहाँ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर ताम्र पत्र भी मिले थे, और ये ताम्र पत्र कहा जा सकता है कि महाराजा सुबंधु से जुड़े हुए थे। उसके साथ में पीछे हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जो तस्वीरें हैं उसमें अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, और जो गौतम बुद्ध हैं उनका चित्र भी यहाँ पर साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये बोधिसत्व पद्मपाणि बाग जिला धार, यानी कि बोधिसत्व, ये आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की तस्वीर है जो यहाँ पर सहेजी गई है। और इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए कहा जा सकता है कि लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानते भी हैं और समझते भी किस तरीके से इन कलाकृतियों को सहेजा गया है। अब इसके साथ में जो वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें आगे चल के कि यहाँ पर जो इन पेंटिंग को, इन कलाकृतियों को यहाँ पर सहेजने के लिए जो टीम जुटी हुई थी वो किस तरीके से काम कर रही थी, वो मेरे पीछे, ठीक पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। राजेंद्र जी, किस तरीके से इस टीम में आप शामिल थे और आज हमारे साथ मौजूद हैं? ये जो इसको पेंटिंग निकालने का प्रोसेस इस तरीके से चला, ये कुछ पूर्व का पोष है। पहले इतनी जंगल, ये सामने झाड़ी नहीं थी, नदी का ये भाग दिख रहा है जो है पहाड़ी का, इतना वो नहीं था। अभी बहुत काफ़ी परिवर्तन, झाड़ हो गए हैं, क्योंकि ये मूल रूप पे है। ये सामने जो पेंटिंग मूल रूप पे है, इनको निकालने के लिए ये पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। जो सामने क्या है कि पहले ये मट्टी प्लास्टर में है, तो अपन इसको पीस निकालेंगे तो निकालने के बाद ये चूरा हो जाएगा, निकलेगा नहीं। इसलिए केमिकल पद्धति से इसको ये निकालने से पहले ये सेफ्टी के लिए एक मलमल कपड़ा केमिकल द्वारा लगाया जाता है। तो ये लगा रखा है, ये मूल रूप पे ये लगा दिया है, और ये लगाने के बाद ये निकालते हुए ये हमारी टीम ये जो है इस पेंटिंग को गुफाओं में ये प्रक्रिया चल रही है निकालने की। ये जो सफ़ेद हेलमेट है, ये हमारे बॉस थे के.एस. राणा साहब, जो सुपरिंटेंडेंट केमिकल के, और ये हम लोग कर्मचारी हैं। इसमें ये मैं हूँ, मेरा ये मैं औजार चल रहा है ना, ये मैं खुद ये काट रहा हूँ। ये मूल रूप पे ये चिजलिंग दिख रहा है जो, ये वहाँ पे मूल रूप पे नीचे की पेंटिंग ख़त्म हो गई। ये जो ये पीस है, इसमें पेंटिंग, इसको निकाल, इस तरीके से हम लोग ये पेंटिंग ये निकाली गई है। ये चारों तरफ से चट्टान छोड़ के औजार पतले पतले, उनसे चारों तरफ से आरी चलाते ऐसे घिस घिस के इसको चारों तरफ से पेंटिंग को उस चट्टान से छुटाने के बाद ये प्रक्रिया चल रही है। छुटा रहे, चारों तरफ से औजार चल रहे हैं, और ये यहाँ से निकाल ली, इसको छुटा ली। ये जो भाग दिख रहा है ये खाली हो गया, निकाल ली। निकालने के बाद प्लाई के ऊपर ट्रांसफ़र करके नीचे यहाँ ये गुफाओं से लाते हुए, ये हमारे बोस से आगे, ये हम लोग वहाँ से जब पीस निकाल लिया तो नीचे यहाँ लाते हुए ये गुफाओं से ला रहे हैं। ये बौद्ध गुफाएं पर्यटकों को भी काफी लुभाती हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं। धार जिले की बौद्ध गुफाएं पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से बल्कि विदेशों से भी आने वाले पर्यटक यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के बारे में जानते हैं, और काफ़ी उत्सुकता भी तमाम पर्यटकों में रहती है। इस वक्त हमारे साथ में एक यंग ग्रुप है, मौजूद है, जो
यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ के जो अलग अलग अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं बौद्ध संस्कृति के बारे में है, प्राचीन काल के बारे में है, उसे जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। बात करेंगे तमाम लोगों से। आप कहाँ से आए हैं? हम बाग से आए हैं। जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये कि ये जो बौद्ध गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं, ये पर्यटन का भी केंद्र है? ये यहाँ पे घूमने लायक चीजें जो ऐसी है, प्रसिद्ध है, मतलब मांडव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सब शूट वगैरह करवाना है, वीडियो शूट हो, जो भी हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। पर बहुत शानदार जगह है, जहाँ पे इलाका बहुत अच्छा है। ये घूमने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसको देखने के। बहरहाल यहाँ की निर्माण कला को देखकर ताज्जुब होता है और ये गुफाएं इस बात का भी प्रमाण है कि भारत प्राचीन सभ्यता का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। कहते हैं एमपी अजब है, सबसे अलग है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बौद्ध गुफाओं का समृद्धशाली इतिहास सामने आ जाता है। इसे सहेजने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कदम आगे बढ़ा रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ के इतिहास को समझ सके और पढ़ सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे सहयोगी महेश कुमावत के साथ। नमस्कार।